नमस्कार दोस्तों, योर एजुकेशन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आज जो टॉपिक है हमारा रेशे एवं वस्त्र, तो इस टॉपिक के बारे में थोड़ी सी थ्योरी मैं आपको बताऊंगा। अगर जो आपको मेरा ये तरीका पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना अगली वीडियो आप ऐसे चाहते हैं या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मुझे पता है कि थोड़ी बहुत परेशानी डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको आती होगी, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन करने के लिए उससे पहले थोड़ी सी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो रेशे एवं वस्त्र हमारा आज का टॉपिक है। तो जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो सबसे पहले हम रेशे के बारे में बात कर लेते हैं। तो रेशा क्या होता है? रेशा किसी प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थों से निर्मित पतले तंतु को रेशा कहते हैं। इन रेशों का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। और रेशे कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। रेशे जो होते हैं जिन्हें हम इंग्लिश में फाइबर्स भी बोलते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक रेशे दूसरा संश्लेषित रेशे। इन्हें हम कृत्रिम रेशे भी कहते हैं। ठीक है। तो प्राकृतिक रेशे में तीन प्रकार के आते हैं ये। पहला पादप रेशे, दूसरा खनिज रेशे और तीसरा जांतव रेशे। और संश्लेषित रेशों में चार प्रकार के आते हैं। ये होता है नायलॉन, दूसरा रेयान, तीसरा पॉलिएस्टर और चौथा होता है एक्रोलिक रेशा। ठीक है। ये जो होते हैं ये प्राकृतिक रेशे होते हैं। ये तीनों पादप रेशे, खनिज रेशे, जांतव रेशे और संश्लेषित रेशों में नायलॉन, रेयान, पॉलिएस्टर और एक्रोलिक। तो इसमें भी हम जैसे पादप रेशे जो होते हैं ये वे रेशे होते हैं जिन्हें हम पेड़ पौधे या वनस्पति से प्राप्त होता है, जैसे कॉटन, लिनन और कापोक। ठीक है। और खनिज रेशे वे रेशे जो खनिज पदार्थों से निर्मित होते हैं उन्हें खनिज रेशा कहते हैं। जैसे आपने सोने का तैयार भी देखा होगा, चांदी का, ये कढ़ाई वगैरह में यूज़ होता है। और एस्बेस्टर, ये तीनों खनिज रेशे हैं।
और जानवरे से जो है जंतु से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जानवर रेशे कहते हैं। ये रेशे भेड़, बकरी अथवा याक से प्राप्त होते हैं। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। ठीक है, रेशम के कीट से भी प्राप्त होते हैं और भेड़ बकरियों की जो ऊन वगैरह बनती है उसको भी कहते हैं। ठीक है, और संश्लेषित रेशों में क्या जाता है, वे रेशे जो मनुष्य या मानव द्वारा कृत्रिम रूप से बनाया जाता है उसे संश्लेषित रेशा कहते हैं। और जैसे रेयन, नायलॉन, टेरिलिन भी होता है, डेक्रोन भी होता है, टेरिन भी होता है, इसमें पॉलिएस्टर, एक्रोलिक। तो अलग अलग मैंने उदाहरण बता दिए हैं इसके बारे में। तो और 2-4 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, कुछ जो मेरे पास हैं उन्हें याद करने योग्य है। तो पहला पॉइंट है, इसको मैं मिटा देता हूँ, और जो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। इसे मैं रफ कर रहा हूँ। सॉरी, तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, कुछ बिंदु हैं, उन्हें लिख देता हूँ मैं। ये देश का पहला जूट कारखाना किसके द्वारा लगाया गया तो ये लगाया गया था जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा 1859 में लगाया गया। ठीक है, एक और पॉइंट है, भारत विश्व का सेकंड यानी कि दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, देश का प्रथम आधुनिक रेशम कारखाना कहाँ खोला गया। तो देश का प्रथम आधुनिक रेशम कारखाना ये 1832 में हावड़ा में खोला गया था। ठीक है, और एक और पॉइंट है, पूर्व का बोस्टन संज्ञा किस सूती केंद्र को प्राप्त है। तो ये है अहमदाबाद। अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन संज्ञा नाम दिया गया है। पांचवा पॉइंट है, देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थित है। तो देश का पहला वस्त्र पार्क बंगलोर में है। छठा है, केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान संस्थान, ये मेहंदी पाथर मेघालय में है। और एक और लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, यह सबसे लंबी ऊन प्रदान करने वाली भेड़ की नस्ल। तो सबसे लंबी ऊन प्रदान करने वाली भेड़ की नस्ल का नाम है लिसेस्टर। ये इंग्लैंड में पाई जाती है। और एक और लिख लीजिए, रेशम कीट पालन को कहते हैं। रेशम कीट पालन को यह आप सभी को पता होगा,
रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो आइए अब इस चैप्टर के हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये आ गए हमारे कुछ मल्टीपल क्वेश्चन हैं, इसके 60-70 के करीब। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जहाँ से मुझे मिले हैं अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए, वो सभी मैं यहाँ पर आपको करवाने वाला हूँ। और जो अभी मैंने थोड़ी सी थ्योरी बताई, अगर आप उससे एग्री हों तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप हर एक वीडियो से पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो मैं हर अगली वीडियो से लेकर आऊँगा, और नहीं चाहते हैं तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही करवाऊँगा कल से। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले पार्ट के करेंगे हम रेशे एवं वस्त्र से। क्वेश्चन है कुछ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है? तो कौन सा कृत्रिम रेशा कहलाता है? ये रेयान कहलाता है। अभी मैंने बताया था थ्योरी में, जो थ्योरी में बताया है उसका तुम्हें फायदा जरूर मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कपास का बहुलक है, तो कपास का बहुलक जो होता है वो होता है सेलुलोज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आहारी रेशे, आहारी रेशे किन्हें कहते हैं? ये वृक्षांश भी कहलाते हैं। आहारी रेशे जो है वृक्षांश भी कहलाते हैं। ये रेशे आहार में उपस्थित रेशे को कहते हैं। ठीक है, आहारी रेशे ये पौधे से मिलने वाले ऐसे तत्व हैं जो स्वयं को अपाच्य होते हैं लेकिन मूल रूप से पाचन क्रिया को सुचारू बनाने में अत्यावश्यक योगदान करते हैं। आहारी रेशे को वृक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। साबुत अनाज, छिलके वाली दालें, ताजे फल, सब्जियां आदि आहारी रेशे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो इनमें से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? कॉटन प्राकृतिक रेशा है, सिल्क प्राकृतिक है, जूट प्राकृतिक है, लेकिन एक्रिलिन कृत्रिम रेशा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही? तो इसमें 4 कथन दे रखे हैं, उनमें से देखते हैं कौन कौन सा इसमें सही है। ठीक है, पहला दे रखा है पश्मीना शॉल बकरी के बालों से बनता है, ये सही है। और दूसरा है अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होती है, तो ये खरगोश से प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, अंगोरा ऊन ये बकरी से, भेड़ से प्राप्त होती है। तीसरा है ऊंट की ऊन कारपेट बनाने में प्रयोग होती है, ये सही है, ये कारपेट बनाने में प्रयोग होती है। पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होता है, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए एंड सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 है प्राकृतिक रबर प्राप्त किया जाता है। तो प्राकृतिक रबर कैसे प्राप्त किया जाता है? ये किया जाता है हेविया ब्राजीलियंसिस के लैक्टिक से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कॉटन पादप के किस भाग से कॉटन तंतु प्राप्त किए जाते हैं? तो ये किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? ये बीज से प्राप्त किए जाते हैं। ये राजस्थान पीसीएस पीजीटी बायोलॉजी 2015 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, टोस्सा जूट प्राप्त होती है। तो टोस्सा जूट जो प्राप्त होती है वो दोस्तों कोरकोरस ओलिटोरिन्स से प्राप्त होती है। ये राजस्थान पीसीएस पीजीटी बायोलॉजी 2015 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस पौधे से जूट रेशा प्राप्त होता है? तो किस पौधे से प्राप्त होता है? ये होता है कार्कोरस कैप्सुलेरिस से। ऑप्शन नंबर है इसका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है, वास्ट रे से प्राप्त होते हैं। तो वास्ट रे से प्राप्त होते हैं कॉर्कोरस से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपको एक सारे जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में, तो ये जूनियर एडिट में भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर जो वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों मुझे मोटिवेट करने के लिए, ताकि मैं और सब्जेक्ट की वीडियो लाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए मेहनत करूं, इसके लिए आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों में, जो भी जूनियर एडिट की तैयारी कर रहे हैं या टी की तैयारी कर रहे हैं, पीईटी की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी के लिए ये क्लासें महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, सिल्क विज्ञान को क्या कहते हैं? सिल्क विज्ञान को दोस्तों क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में सिल्क विज्ञान का रेशम कीट पालन का उत्पादन होता है। ठीक है। प्रोटीन को कच्चे रेशम में होता है, प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है उसे क्या कहते हैं? उसे फाइब्राइन है। ठीक है। फाइब्राइन प्रोटीन कच्चे रेशम में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेशम के कपड़े पर कौन सी विशेष परिसज्जा उपयोग की जाती है? तो कौन सी सज्जा पर की जाती है, उपयोग की जाती है? ये वेटिंग नाम होता है एक सज्जा का। वेटिंग परिसज्जा सिल्क के रेशे प्राकृतिक रूप से ही अत्यंत हल्के होते हैं, अतः इन्हें वजनी बनाना आवश्यक होता है। इसके लिए धात्विक लक्षणों का प्रयोग किया जाता है। अत्यंत छोटे छोटे ऊनी रेशों से बने वस्त्रों पर भी वजन बढ़ाने की परिचर्या की जाती है। ठीक है। वेटिंग का मतलब है वेट बढ़ाने से। ठीक है। ये टीजीटी उत्तराखंड 2014 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेशमी कपड़ों पर लगे धब्बे को छुड़ाया जा सकता है। तो किससे छुड़ाया जा सकता है? ये अवशोषक विधि से छुड़ाया जा सकता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेशम के कीड़े की सबसे निष्क्रिय अवस्था है। तो सबसे जो निष्क्रिय अवस्था होती है उसे कोकून कहते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेशम अथवा रेयान से निर्मित जीना वस्त्र है, तो ये कौन सा है? शिफॉन। शिफॉन जो है रेशम अथवा रेयान से निर्मित जीना वस्त्र है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अत्यधिक हल्का रेशा है। तो सबसे हल्का रेशा जो होता है वो है रेशम के रेशे को सबसे के रेशम का जो रेशा होता है वो बहुत ही हल्का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह विधि जिसमें कोकून को गर्म पानी में डालकर नर्म किया जाता है, वह धागा ढूंढा जाता है, वह है? तो इसका आंसर हो जाएगा थ्रोइंग विधि। थ्रोइंग विधि में क्या होता है कि कोकून को गर्म पानी में डालकर नरम किया जाता है। फिर छटाई के बाद लच्छियों को साबुन युक्त गर्म पानी में डाला जाता है। इससे रेशे पर उपस्थित गोंद नरम होकर थोड़े और ढीले पड़ जाते हैं और सेरीसीन के ढीले होने से धागे बनना आसान होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ऊन की मोट की विशेषता को कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? फेल्टिंग नाम से जाना जाता है इसे। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। रेशम है, तो रेशम क्या होता है? ये रेशम प्राकृतिक रेशा होता है। ठीक है, कृत्रिम नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नायलॉन कपड़े के तंतु इससे बने होते हैं। तो किससे बने होते हैं नायलॉन रेशम के तंतु? ये गलन मेल्ट कताई के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ, इसके बारे में कुछ मैं आपको बता देता हूँ। नायलॉन कपड़े के तंतु जो हैं गलन मेल्ट कताई से तैयार होते हैं। नायलॉन का आविष्कार सर्वप्रथम 1937 में न्यूयॉर्क स्टेट ड्यू पोस्ट कंपनी के डॉक्टर कैथार्स ने किया था। यह एक बहुलक रेशा या पॉलीमर फाइबर है।
यह पॉलीमाइड से बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें से कौन सा पुनर्निर्मित रेशे का उदाहरण है? तो कौन सा है पुनर्निर्मित रेशे का उदाहरण? ये रेयान को हम पुनर्निर्मित रेशा कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे अधिक मजबूत रेशा है, तो सबसे अधिक जो मजबूत रेशा होता है वो नायलॉन का होता है। नायलॉन को जादुई रेशा तथा सुगम जीवन रेशे की संज्ञा भी दी गई है, जिसकी चमक, शक्ति, मजबूती, लचीलापन, कोमलता, कार्यक्षमता, सौंदर्य, स्थायित्व आदि का मुकाबला कोई भी प्राकृतिक रेशा नहीं कर सकता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा कपड़ा शरीर की आकृति के बहुत करीब रहता है? तो वो कौन सा होता है? रेयान का कपड़ा चिपक कर रहता है एकदम शरीर से। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, पॉलीएमाइड रेशे हैं। पॉलीएमाइड रेशे किसे कहते हैं? ये नायलॉन के रेशे को हम पॉलीएमाइड रेशे कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेयान निर्माण की एक प्रमुख विधि है, तो रेयान को किस विधि से किया जाता है? विस्कोस विधि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एस्बेस्टर के तंतु होते हैं, तो एस्बेस्टर के तंतु कैसे होते हैं? खनिज तंतु होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही होगा। टीजीटी 2010 में आया हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, मेरे जो साथी हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं उन्हें मेरी वीडियो पसंद भी आ रही है या नहीं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो का PDF चाहिए तो वीडियो टेलीग्राम पर मिलेगा, और टेलीग्राम का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और दोस्तों, साथ में ये भी कहना चाहूँगा, क्योंकि आपको यहाँ पर जितने क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और किसी की चैनल पर नहीं मिलेंगे, ना कोई इतने क्वेश्चन कराएगा, तो आपको यहाँ से अलावा कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक एक चैप्टर का एक एक टॉपिक में यहाँ पर करवाऊँगा, और साथ में PDF भी दे रहा हूँ। तो मुझे तो लगता नहीं कि आपको कोई बुक खरीदने की ज़रूरत है। अब मैं, अगर जो आपको पसंद आई हो मेरी थ्योरी, शुरू में थ्योरी की क्लास, थोड़ी सी थ्योरी जो पढ़ाई है, तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं और भी सुधार कर सकूं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह है, रेटिंग की प्रक्रिया किस रेशे के निर्माण में उपयोगी है? तो रेटिंग की प्रक्रिया जो होती है वो रेयान में की जाती है, रेयान का फाइबर तैयार करने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेशा जो अग्नि से प्रभावित नहीं होता, अम्ल का असर नहीं होता, वह प्लायबल है, वह ऐसा कौन सा रेशा है? तो उसका नाम है एस्बेस्टर। ये अग्नि से प्रभावित नहीं होता और ना ही इस पर अम्ल एसिड का कोई प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, पॉलिएस्टर तंतु इसमें घुलनशील है, तो किस में घुलनशील है? वो यह है मेटाक्रिसोल में घुलनशील होता है पॉलिएस्टर का तंतु। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कृत्रिम रेशे के अंतर्गत निम्नलिखित कपड़े आते हैं, तो कौन से कपड़े आते हैं? ये आते हैं नायलॉन के कपड़े। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। निम्न में से कौन परिवर्तित सेलुलोसिक रेशा है? तो कौन सा रेशा है वो? इसका ऑप्शन नंबर सी रेयान होगा। ये परिवर्तित सेलुलोसिक रेशा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेयान रेशे के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो किसे प्रयोग में किया जाता है? ये कपास एवं बांस को प्रयोग किया जाता है कच्चे पदार्थ के रूप में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एस्बेस्टर है, तो एस्बेस्टर क्या है? ये मिनरल तंतु है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किस तंतु में पानी सोखने की क्षमता का अभाव होता है? तो वो किस में होता है? यह होता है दोस्तों नायलॉन के कपड़े में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि प्रतिरोधी वस्त्र है? तो अभी मैंने बताया था स्पेंडेक्स अग्नि प्रतिरोधक वस्त्र है, जिसे अग्निशमन में काम लाया जाता है। इसको
और अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक है रेशों से वस्त्रों तक की प्रक्रिया, प्रोसेसिंग फॉर फाइबर्स टू गारमेंट्स। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ, ये इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। वस्त्र निर्माण के लिए रेशे तैयार करने का सही क्रम है। तो इसमें क्रम दे रखा है, तो सही क्रम जो होगा वो होगा सिकोड़ना, सीधा करना, छाप लगाना, प्रेस करना। ठीक है, ये इसका सही क्रम होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वस्त्रों को दी जाने वाली फंक्शनल परिसज्जा है। तो वस्त्रों को दी जाने वाली जो फंक्शनल परिसज्जा है वो है सिकोड़न, अवरोधक एवं फ्लेम प्रूफिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक अच्छा लेबल निर्मित निम्नलिखित में से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। तो क्या जानकारी प्रदान करता है? कपड़े में तंतु का अंश, ये भी सही है। परिसज्जा का प्रकार, ये भी सही है। सफाई और धोने की विधियां, तो इसमें उपरोक्त सभी आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वस्त्र परिसज्जा माध्यमों में से कौन सा कई वस्त्रों को इकट्ठे परिकृत करने में उपयोग किया जाता है? तो वो कौन सा कई वस्त्रों को इकट्ठा, हाँ, कौन सा माध्यम है वो? ये है टनल माध्यम। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। टनल का प्रयोग वस्त्र परिसज्जा माध्यमों में वस्त्रों को इकट्ठे परिकृष्ट करने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। कौन सी प्रक्रिया से सूत के रेशों को सूत के बीज से अलग किया जाता है? तो कौन सी प्रक्रिया से किया जाता है? ये किया जाता है गिनिंग गिनिंग प्रक्रिया से किया जाता है अलग। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटरलैंकिंग दावों के तानों वानों में अपनाए गए प्रणाली का डिजाइन के अनुसार का नाम रखा जाता है। तो किसके अनुसार रखा जाता है वो डिजाइन का नाम? ये बुनाई के अनुसार रखा जाता है। निम्नलिखित दावों के बंडलों में कौन सा बंडल केंद्र रहित है तथा क्विल्टिंग और कढ़ाई की मशीनों में प्रयोग होता है? तो ये कौन सा है, कौन सा बंडल है ये? और इसका ऑप्शन नंबर होगा आपका कोकून। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कपड़े की सेल्वेडेज किनारा वस्त्र की, तो आगे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, आइए इन्हें पढ़ लेते हैं। वस्त्र की चौड़ाई के साथ समरेखा में चलना चाहिए, ये गलत है। वस्त्र की लंबाई के साथ समरेखा में चलना चाहिए, सही होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से किस पर फफूंद व कीड़ों का सबसे कम असर पड़ता है? तो किस पर पड़ता है सबसे कम असर? वो पड़ता है सिंथेटिक रेशों पर। ठीक है, सिंथेटिक रेशे जैसे नायलॉन, डेक्रोन, पॉलिएस्टर, क्रेसलॉन, जेफ्रॉन, ऑरलॉन, एक्रिलॉन, डायनेल, वेरल आदि रेशे हैं जिन पर फफूंदियों का बहुत कम असर पड़ता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रॉस लिंकेज वे साइड चेन अधिकांश पाई जाती है। तो ये कहाँ पाई जाती है? क्रॉस लिंकेज वे साइड चेन पाई जाती है अपने प्रोटीन रेशो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। यह कपड़ा सीधे तंतु से बनाया जाता है। तो कौन सा कपड़ा बनाया जाता है? वो बनाया जाता है फेल्ट कपड़ा। सीधे तंतुओं से बनाया जाता है, इसे कोई सड़ाया गड़ाया कुछ नहीं जाता। ठीक है, वह अंतिम परिसज्जा जो कपड़ों को सीधा करके सुखाती भी है कहलाती है। तो वो कौन सी परिसज्जा है? यह है टेंटरिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। ऑरलॉन के निर्माण में उपयोगी निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व है? तो वो कौन सा रासायनिक तत्व है? ये है एक्रिलोनाइट्राइल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इसमें कुल मिलाकर जो टोटल प्रश्नों की संख्या है वो मैंने 78 प्रश्न कवर किए हैं।
तो कहीं मत जाइए और 27-28 क्वेश्चन बचे हैं, उन्हें और पढ़ के तब जाना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सभी आए हुए हैं आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये 51 नंबर है। करके के हार्नेस द्वारा ताने के धागों को ऊपर उठाने की प्रक्रिया जिसमें शटल नीचे से गुजर सके कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये होती है शेडिंग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये दोबारा आ गया छोड़। अगला क्वेश्चन है 52वां। धागे जो सेलवेज के समकक्ष रखे जाते हैं उन्हें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहा जाता है ताना। और ताने और बाने से ही जो है कपड़े की बुनाई होती है। अगला क्वेश्चन है कपड़े की लंबाई व चौड़ाई को वांछित दशा में लाने के लिए वस्त्रों पर की जाने वाली परिसज्जा कहलाती है। तो उसे क्या कहते हैं? ये अभी पीछे पढ़ाया था, टेटरिंग कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कपड़ा बनाने की विधि को कहते हैं। तो कपड़ा बनाने की विधि को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बुनाई। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेनिम बनाने में उपयोग होता है। तो डेनिम बनाने में क्या उपयोग होता है? ये टिल्ड बुनाई डेनिम बनाने में प्रयोग की जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टिल्ड बुनाई रेशे का उदाहरण है। तो इसका उदाहरण क्या होगा? खाकी। खाकी को जो है टिल्ड बुनाई रेशे से का एक उदाहरण है, उसी के द्वारा ये बनाई जाती है। तिरछी लकीरें निम्नलिखित में से किस बुनाई की मुख्य विशेषता है? तो ये किसकी है? टिल्ड बुनाई की। ठीक है, तिरछी लकीरें जो होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वस्त्र निर्माण के लिए कपड़े को तैयार करने के क्रमवार लिखिए। तो इसका जो क्रम होगा वो होगा दूसरा, ऑप्शन नंबर बी, सिकुड़ना, फिर सीधा करना, ब्लॉकिंग, फिर इस्त्री करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी बुनाई में 2 तंतु ताना और 2 तंतु बाना होता है? तो वो कौन सी सिलाई है? यह है डबल बुनाई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। इनमें से कौन सी बुनावट टॉवल बनाने के लिए अधिक उपयुक्त है? तो वो कौन सी बुनावट है? यह है साधारण बुनावट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेरिंगबोन किस प्रकार की बुनाई है? तो हेरिंगबोन जो बुनाई है ये है सटीन बुनाई। ऑप्शन नंबर ए बी हो, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। सॉरी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टोफ्टा निम्न का उदाहरण है। टोफ्टा किस चीज का उदाहरण है? ये है दोस्तों साटिन बुनाई का वस्त्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे प्रसिद्ध सीमन जोड़ कौन सी होती है? तो सबसे प्रसिद्ध जो सीमन जोड़ होती है वो होती है साधारण सीम की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करघे में रीढ़ का क्या कार्य है? तो करघे में रीढ़ का जो कार्य होता है वो होता है दोस्तों ठोकने का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी, थोड़ा सा आगे आ गए हम। हाँ, ये 65 पे है। कार्बोनाइजिंग है। कार्बोनाइजिंग क्या है दोस्तों? ये है फिनिशिंग प्रोसेस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोयरिंग निर्मित होती है। मोयरिंग जो निर्मित होती है किस होती है? ये होती है गर्म रोलर्स द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिना सिकुड़न वाला वस्त्र तैयार किया जाता है। तो बिना सिकुड़न वाला जो वस्त्र तैयार किया जाता है ये किया जाता है सेपोराइजिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्लेजिंग दी जाती है। तो ग्लेजिंग किसके द्वारा दी जाती है? नेपिंग से, साइजिंग से, गोंद और स्टार्च से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गोंद और स्टार्च से ग्लेजिंग तैयार की जाती है। मोयरिंग किस प्रकार की परिसज्जा है? तो मोयरिंग जो है
वो यांत्रिक परिसज्जा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रेपिंग है, तो क्रेपिंग क्या होता है? क्रेपिंग परिसज्जा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फैलने वाले रंग है, तो फैलने वाले रंग कौन से होते हैं? ये होते हैं एसीटेट रंग। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मधुमक्खी मोम और पैराफिन मोम का उपयोग किसमें किया जाता है? ये इसका प्रयोग दोस्तों बाटिक के रूप में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मधुमक्खी मोम और पैराफिन मोम का उपयोग बाटिक में किया जाता है। बाटिक छपाई के लिए सबसे पहले वस्त्र पर नमूने को अंकित कर लिया जाता है। नमूने के किस भाग को सफेद रखना होता है? यह वहां मोम की को पिघलाकर उसकी एक तह जमा दी जाती है। ठीक है, इसी को हम बाटिक कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राकृतिक रंजन के लिए कपड़े को तैयार करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है? इसे हल्दी के द्वारा करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राकृतिक रंजन है, तो प्राकृतिक रंजन किसे कहते हैं? ये अधिक पर्यावरणीय मित्र एवं एलर्जी रहित होता है प्राकृतिक रंजन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सल्फर रंजक है, तो सल्फर रंजन किसे कहते हैं? जल घुलनशील रंजक को सल्फर रंजन कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गंधक डाई मुख्यतः इनमें प्रयुक्त होती है, तो किस में प्रयुक्त होती है? ये होती है वायु ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर सी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है। यूनियन रंगाई इसे रंगने की विधि है, तो किसे रंगा जाता है यूनियन रंगाई द्वारा? ये तंतु को रंगा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस वीडियो का आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। सूती कपड़े पर गहरा काला रंग प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाएंगे, तो किसे प्रयोग में लाएंगे? हम लाएंगे सल्फर रंजक। ऑप्शन नंबर सी को प्रयोग में लेकर आएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो मेरी सच में अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने करीबियों को, अपने जानने वालों को, जो भी जूनियर असिस्टेंट या पीटी की तैयारी कर रहा है। और दोस्तों, जो भी हमारे साथ अभी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो अगला जो टॉपिक जो होगा वो हमारा तीसरी क्लास में सजीव निर्जीव का होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।